नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी सनातनी राष्ट्रवादियों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं, जुड़ चुकी हैं लखनऊ से नंदिता मिश्रा जी। हम चर्चा करेंगे। एक तरफ तो मोदी जी ने पाकिस्तान की नकेल कस दी है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी जी ने मदरसों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। एक लाइन में कहें तो जंग एक बॉर्डर पर है, एक घर में है। लेकिन देश की एक ऐसी लाइन, एक ऐसी जमात है जिसे दोनों फ्रंट से तकलीफ हो रही है। मोदी जी क्या कर रहे हैं उस पर भी, योगी जी क्या कर रहे हैं उस पर भी, और सुप्रीम कोर्ट भी आज यानी कि 5 मई को वक्त पर दाखिल याचिकाएं सुनने वाला है। कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है कि सुप्रीम दखल हर जगह देखने को मिलता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले नंदिता जी का स्वागत कर लेते हैं। नंदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है शो में। मनविंदर जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, योगी और मोदी कमाल पे कमाल कर रहे हैं, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं मीलॉट की। क्या मीलॉट नहीं जानते हैं कि कितनी ट्रांसपेरेंसी से वक्फ संशोधन बिल पास किया गया है? और एक चीज और है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है, इन्फॉर्म किया है कि संसद ने ये कानून सोच समझ के बनाया है, इसे स्थगित करना उचित नहीं होगा। क्या कहती हैं? मनविंदर जी, में हमारा जो देश है ना, वो इस समय कई फ्रंट्स पे एक साथ चल रहा है और बहुत सारी घटनाएं जो है वो एक साथ हो रही हैं और वो सारी घटनाएं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। चाहे वो पहलगाम में जो जेनोसाइड हुआ है वो है, या वक्फ बिल जो जिसका अमेंडमेंट हुआ है जिसकी सुनवाई आज है वो है, या फिर यूपी में योगी सरकार का जिस तरीके से दनादन बुलडोजर चल रहा है उसके बारे में। ये सारी चीजें जो है ना इंटररिलेटेड है और एक ही चीज, एक ही जी रिलीजन के साथ में ये अटैच्ड जी है और वो है जी इस्लाम। आपने जी जैसे अभी बोला मियाँ लॉट की बात करने के लिए, मैं मियाँ लॉट की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं जाना चाहूंगी मनविंदर जी। जी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखिए, जब पहलगांव का जो जेनोसाइड हुआ है उसमें बहुत सारी फॉल्ट लाइंस जो है वो सामने आ गई हैं। उस फॉल्ट लाइंस में से जो चीजें निकल के आई हैं वो है, देखिए, वक्फ के बारे में हम जानते थे, हमें आइडिया था। मदरसों के बारे में, मस्जिदों के बारे में इलीगल वो जानते थे, हमें पता था। लेकिन वहां से जो फॉल्ट लाइन का क्रैक हमको नजर आया वो बहुत चौंकाने वाला था। बहुत सारी मोहतरमाएं हैं जो खातूनें हैं, उनका उनके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और मैं दर्शकों को थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने उसको बहुत पसंद किया है, हमारी हौसला अफजाई किया है और हमको ये बताया है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जो चीजें बोलते हैं अगर आपको पसंद आती हैं, आपको ठीक लगती हैं, तो आगे भी उसको शेयर करिए, उसको बढ़ाइए। तो मनविंदर जी, यूपी के में जो योगी जी का बुलडोजर चल रहा है वो सिर्फ मदरसों पे नहीं चल रहा है, वो चल रहा है उन सारे बिल्डिंग्स में जो अनियमितताओं से भरी हुई है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनके बारे में कोई कुछ जानता नहीं है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिमम जो है ये बुलडोजर जो चलाए जा रहे हैं वो चलाए जा रहे हैं इंडो नेपाल बॉर्डर की तरफ। और एक चीज और अगर आपको मैं बताऊं तो आपको ताजुब होगा कि एक ऐसे मस्जिद है वहां पे, नो मैंस लैंड एक है, एक्चुअली वहां पे एक नो मैंस लैंड है जहां पर कि ना वो लैंड नेपाल का है ना वो लैंड जो है वो भारत का है। नो मैंस लैंड है, उसके ऊपर किसी का कोई हक नहीं है। वहां पर एक ऐसी मस्जिद बनी हुई है जहां पर आप नेपाल से एंटर करते हैं और आप हिंदुस्तान में आ जाते हैं। आप ये सोचिए कितनी बड़ी साजिश है। और वहां से एंटर करने के लिए, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो रोहिंग्यास हो, सबके लिए फ्री फॉर एवरीबॉडी एंट्री है वहां पर। तो ऐसी बिल्डिंग्स को चिन्हित कर करके, ऐसी मदरसों को, ऐसी मस्जिदों को चिन्हित करके योगी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा काम में, एक जैसे कहते हैं ना, एक हवन उन्होंने एक जला दिया है और उस हवन में आहुतियां दी जा रही है। मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं इसके अलावा किसी और भाषा में या किसी और तरीके से मैं इस चीज को नहीं समझ सकती। देखिए, जी इस्लाम का मकसद क्या होता है? इस्लाम का मकसद सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया, ये अब ना बात गजवा ए हिंद से आगे निकल चुकी है। पूरी दुनिया अगर हम देखते हैं तो वहां पे इस्लाम का सिर्फ एक मकसद है, किस तरीके से इस्लाम की ताकत दिखाई जाए, किस तरीके से इस्लाम को आगे बढ़ाया जाए। अभी जो हमने बात किया था, खातूनें जो नजर आई हैं, वो खातूनें शादी कर
किया है उन्होंने पाकिस्तान में, सिटीजनशिप उन्होंने इंडिया की नहीं छोड़ी है, अब सिर्फ उनका एक काम है बच्चे पैदा करना। इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मस्जिद और मज़ारों की बात आती है, बहुत सारी फर्जी मज़ारें जो है वो सामने आई हैं, जिनके ऊपर एक रुमाल रख दिया आपने, किसी भी जमीन पर रुमाल रख दिया और कह दिया कि भाई ये जमीन हमारी है, वो जमीन वक्फ की होगी। मनिंदर जी, ये जो मैं इस समय आपसे बात करने जा रही हूँ, सारा का सारा मिक्स एंड मैच होगा, मैं किसी को अलग अलग करके टॉपिक पे बात नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि सारे जो इंसिडेंट्स हैं सब इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर भी वक्फ की बात आती है कि भाई आपने रुमाल रखा किसी जमीन पे और जमीन आपकी हो गई, और एक परसेंटेज 116% जो है इनकी उसमें जमीन में इजाफा हुआ है। कैसे हुआ है? 2013 तक इनके पास में जो जमीन हुआ करती थी, उसकी जो लैंड की जो जगह थी, मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल प्रिसाइसली करके, उसमें जो जमीन का इस तरीके से वो आगे बढ़ी है कि 116% करके वहां पे आ गई है। और 1400 हेक्टेयर, मैं आपको बता रही हूँ, 14,000 हेक्टेयर, यानी 78% प्रॉपर्टी जो थी वो यूपी की मैं बात कर रही हूँ। ये योगी सरकार ने 2005 में जब वो सीएम बन के आए थे, तो उस समय उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था और उन्होंने बोला था कि जो भी जमीनें सरकारी जमीनों पे हैं, या जो भी बिल्डिंग्स इनकी सरकारी जमीनों पे हैं या प्राइवेट जमीनों पे हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि हमको पूरी की पूरी खबर चाहिए। और पूरी खबर जब निकलवाई गई तो उसमें ये पता लगा था कि 14,000 हेक्टेयर यानी 78% की जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, वो सरकारी जमीन पर इन्होंने बना के रखी हुई है, वो अक्वायर करके इन्होंने रखा हुआ है, वो उन्होंने कब्जा करके लेके रखा हुआ है। इसी को देखते हुए योगी सरकार का जो मुझे लगता है कि माथा ठनक गया और बुलडोजर में डीजल उन्होंने डाल दिया और उसके बाद में बोला कि बस अब यलगार हो, मैं इन्हीं की भाषा में बोलूंगी, यलगार हो। और यलगार होने में जब चीजें आई हैं तो बहुत सारी बातें जो पता लगी हैं कि मदरसे जो है, उन्होंने योगी गवर्नमेंट ने बोला कि मैं उनको जानना चाहता हूँ, वो मदरसे जो गवर्नमेंट एडेड है, उनको एड्स कहाँ से मिल रहे हैं, और उन जो मदरसे हैं, जो मस्जिदें हैं, उनका सारा डेटा उनको चाहिए था। जो मदरसे हैं वो किस बिल्डिंग में खुले हुए हैं, उसका मकान मालिक कौन है, उसके बैंक अकाउंट कहाँ के हैं, उसका आधार कार्ड कहाँ का है, स्टूडेंट्स कितने हैं, वहां पे टीचर्स कितनी है, स्कॉलरशिप उनको कितनी दी जाती है। और जब ये पता चला तो ये सारी की सारी चीजें सिर्फ पेपर्स पर थी, ये सारी चीजें जो है ऑन ग्राउंड थी ही नहीं। आप ये सोचिए कि कितना बड़ा एक नेक्सस इन लोगों ने चला के रखा हुआ था, जहां पर कि जमीनों को आपने अक्वायर किया है और आपने बोला है कि हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई पेपर नहीं है। और यही बात हम जब वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो ओनर बाय लैंड की जब बात होती है, वहां पे सिर्फ ये बोला गया है, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल की तरफ से ये बोला गया था कि आप हमको बता दीजिए कि आपके पास जो जमीनें हैं जिनके ऊपर आपने मदरसे बना रखे हैं, जिनके ऊपर मस्जिदें बना रखी हैं, या जिनके ऊपर आपने अपनी बिल्डिंग्स खड़ी करके रखी हुई है, वो उनके पेपर्स कहाँ हैं, उनको आपने किससे खरीदा है, किसने आपको बेचा है, उसका हमको डिटेल दे दीजिए। जिसके बारे में इनके पास में डिटेल कुछ भी नहीं है। और आज इसी चीज की सुनवाई एक इस पॉइंट पे होने जा रही है, और दूसरी सुनवाई जो होने जा रही है वो ओवैसी और अखिलेश यादव हैं। इन लोगों की जो पार्टी ने जाके सिर्फ ये बोला है कि भाई आप हिंदू जो मंदिर है, हिंदू जो ट्रस्ट है, मंदिर के जो ट्रस्ट है, उनके अंदर क्या आप किसी गैर मुस्लिम को रखना, गैर हिंदू को आप रखना चाहेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड तुषार मेहता का ये कहना था इस बात में कि भाई आप दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। अगर मंदिर की हम बात करते हैं, मंदिर ट्रस्ट की हम बात करते हैं, तो वो एक हमारा धार्मिक है, और आपने जिस तरीके से एक्वायर करके रखा है वो रिलीजन के ऊपर नहीं है, वो उसके ऊपर है कि आपने सिर्फ प्रॉपर्टी एक्वायर करके रखी हुई है, क्योंकि आपको अपनी प्रॉपर्टी बढ़ानी है। और जिस तरीके से वूपिंग तरीके से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती चली जा रही है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके ऊपर लेकर के आज सुनवाई है, और मेरे को ये समझ में आता है, मेरे को लगता है मनविंदर जी की जो आज सुनवाई होने वाली है ना, उसमें जो कांग्रेस है, अखिलेश यादव है, ओवैसी हैं, ये लोग मुंह की खाने वाले हैं। इसलिए खाने वाले हैं क्योंकि जो माहौल इस समय चल रहा है भारत में, सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का टाइम दिया था, आज 5 तारीख को सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को तुषार मेहता जी ने बोला था कि भाई इतनी सारी याचिकाएं जो आई हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अनआंसर्ड हैं, इनको हमको टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। और इस पे सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई थी, और मुंह की बलि गिरने वाले इसलिए हैं क्योंकि इस समय इनको पता है कि इनके साथ में जो इन्होंने चीजें रखी हैं, उसका एक ताबड़तोड़, जिसको कहते हैं ना कि एक के बाद एक का जवाब जो है वो तैयार बैठा हुआ है।
वो तैयार किया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक पॉइंट उठाया था और ये भी बात बोली गई थी कि भाई जब तक आप हमको डिसीजन नहीं लेते तब तक आप किसी को आप अपॉइंट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम अपॉइंट नहीं उसमें करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, उसमें सरकार की तरफ से जी 25 अप्रैल को करीब हाँ करीब 1332 पन्नों का एक जो है हल्फनामा दाखिल किया गया था, ठीक है। और सरकार ने ये कहा था कि वक्फ बाय यूजर को 1 सदी से पंजीकरण के दायरे में रखा गया है। इस कानून से मुसलमानों के धार्मिक विश्वास को कोई ठेस नहीं पहुंचती। और 2013 एब्सोल्युटली। के बाद 116% वक्फ की जमीनों में बढ़ोतरी हो गई है, जो मतलब ऑब्वियसली एक चिंता का विषय है। इससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं व्यूअर्स को, बिल्कुल। एंड आपसे भी मैं इस बात पे टिप्पणी लूंगी, क्योंकि 2013 से पहले कुल 18.29 लाख एकड़ वक्फ की जमीन थी, लेकिन अब इस समय 20.92 लाख 92। एकड़ जो है जमीन हो चुकी है। तो मतलब इतनी जमीन बढ़ गई, और कई निजी और सरकारी जमीनों को गलत तरीके से वक्फ घोषित कर दिया गया है। जी नंदिता जी। और पता है ना मनविंदर, 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसके ऊपर सुप्रीम जी। कोर्ट ने कहा था कि हम इतनी सारी याचिकाएं नहीं सुनेंगे, आप उनको या तो क्लब कर लीजिए, एक साथ करके 5 याचिकाएं हम सुनेंगे, या आप हाँ। उनको आपको मतलब गवर्नमेंट को फ्री हैंड दे दिया गया था, जैसे उनको समझ में आता है वो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली याचिका जो आज सुनी जाएगी वो सुनी जाएगी ओवैसी की। ओवैसी को भी समझ में आ रहा है कि इस समय वो कहाँ पे खड़े हुए हैं और उनके साथ में क्या खेल हो सकता है जब वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। मैं थोड़ा सा यूपी की तरफ लौट के आऊंगी मनविंदर जी। योगी सरकार ने जो काम किया है ना, मैं उसमें बताती हूँ कि 7 जिले हैं, उनका एक्सटेंसिव सर्वे किया गया था और कितनी खतरनाक जमीन पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये तो जब सर्वे हुआ है, जब बुलडोजर एक्शन होना शुरू हुआ है, ये सब चीजें सामने आ रही हैं, तब जाके हमको पता लग रहा है। लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, श्रावस्ती, महाराजगंज, ये 7 जिले ऐसे हैं जिनका एक्सटेंसिव तरीके से सर्वे हुआ है, और ये सारे के सारे जो नेपाल बॉर्डर के पास में है। जी। बॉर्डर के पास में इन लोगों का जमावड़ा क्या दिखाता है? इनका जमावड़ा देखिए, कोई भी ट्रेन जा रही है उसके ऊपर पत्थरबाजी करना इनके लिए बहुत आसान होता है। ये लोग पास में रहते हैं, इनके लिए बहुत आसान होता है। कोई भी रेलवे ट्रैक पे कुछ भी सिलेंडर रख दीजिए, लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा आप रख दीजिए, साइकिल रख दीजिए, बच्चे की साइकिल आप रख दीजिए, कुछ भी आप कर दीजिए, वो ट्रेन को डिरेल करने में टाइम नहीं लगेगा। सड़क पर भी आते हैं अगर हम, तो सड़क पर भी इन लोगों का ही जमावड़ा है। वहां पे चाहे ढाबों की बात आप कर लीजिए, चाहे पंचर की दुकानों की बात कर लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए। रीजन मैं पहले बता चुकी हूँ वहां पे कि अगर वहां से हमारी सेना की ट्रक्स जाती हैं, हमारे सेना के व्हीकल्स वहां से जाते हैं, उसको रोकना, कीलें डाल दो, कुछ भी कर दो वहां पे, आप उनको रोकना। या रसद जाती है, रसद एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का रास्ता आपने सारा बंद कर दिया है, तो क्या होगा ना, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक स्टेट के पास में सामान है, दूसरे स्टेट के पास सामान नहीं है, ये हो जाता है। बॉर्डर के पास में इन लोगों ने इस तरीके से क्लस्टर बना के रख दिया है, घेटो बना के वहां पे रख दिया है, जहां से कि दूसरे रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशीज हैं, उनको एंटर कराना बहुत इजी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक नो मेंस लैंड पे एक तरीके का एक मदरसा बना हुआ है, जहां पर कि वो नेपाल में, आप नेपाल से आप एंटर करिए और आप हिंदुस्तान में आप आ जाते हैं, और आपके पास वहां पे आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, मतलब फ्री मिल रहा है। तो उसी का सर्वे जो है योगी गवर्नमेंट ने कराया, और उनको ढहाने का जो है, डिमोलिशन करने का जो पूरा ऑर्डर दे दिया गया। तो उनका वो परसों की बात ये है, तो मेरे ख्याल से अब तक तो मेरे जमींदोज हो चुके होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस समय भी कार्रवाई वहां चल रही है, और काफी बिल्कुल कुछ वहां बुलडोज हो चुका है। जी। बिल्कुल, वही मैंने कहा परसों की न्यूज है, और आज तो सब कुछ जमींदोज हो चुका होगा वहां पे। जी। बहराइच जिले में अगर हम सिर्फ बहराइच की बात करते हैं, देखिए बहराइच कितना बड़े टिकटॉक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है। वहां पे रोपडी करके एक एरिया है, वहां पे हिंदूज पर हमले हुए। क्यों? क्योंकि वहां पे 50-55% मुस्लिम आबादी हो गई है। रोपडिया बहराइच में वहां करीब करीब जो है 384 चिन्हित किए गए हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एनक्रोचमेंट। और सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है इटावा करके, इटावा जो अखिलेश यादव की जो जन्मभूमि, कर्मभूमि या वोट भूमि, अब कहते हैं जन्मभूमि, कर्मभूमि, वोट भूमि अगर हम कह देते हैं, तो वहां से के जो विधायक है माता पांडे,
माता पांडे वहां से क्यों जीतते हैं? क्योंकि ये जो अखिलेश यादव का जो मुस्लिम प्रेम है ना, उस प्रेम से वो भी ओतप्रोत है माता पांडे, तो उनको मुस्लिम वोट्स मिलते हैं, वो वहां पे वो जीत जाते हैं। और वहां की जो पॉपुलेशन है ना, वो इतनी जबरदस्त है कि शोरेगढ़ और डोबरियागंज में मुस्लिम पॉपुलेशन वहीं की है जहाँ पे 50-55 मैंने आपको जो भी बताया है परसेंटेज वहां पे जो बढ़ गए। आप अपने देश में रहते हुए अगर आपके ऊपर, आप जिस जिले में आप रह रहे हैं, जिले के किसी छोटे से क्लस्टर में आप रह रहे हैं, वहां पे अगर आपके ऊपर मुस्लिम अटैक्स कर रहे हैं और आपको सबको पता है कि इनका अटैक किस तरीके का होता है, लोग अपनी जमीनें बेचना शुरू कर देते हैं और बोर्ड लग जाते हैं कि मकान बिकाऊ है, ये जमीन बिकाऊ। क्यों? क्योंकि ये लोग रहने नहीं देते। और इन्हीं सारी जमीनों को योगी गवर्नमेंट ने चिन्हित किया है, इन्हीं सारी जमीनों को चिन्हित करके योगी गवर्नमेंट ने अपना बुलडोजर का जो एक्शन है शुरू कर दिया। लेकिन मेरा एक ही कहना है मनविंदर जी कि अगर 2-4 मज़ारें गिरा देना, 2-4 मस्जिदें गिरा देना, 2-4 मदरसे गिरा देने से काम नहीं चलेगा। ये एक्शन जो है ये आगे भी बढ़ना चाहिए और चलते रहना चाहिए। यूपी से निकल करके बाहर जाना चाहिए, नहीं तो ऐसी जगह जैसे मैंने आपको बताया है, ये सारी जगह जो है बहुत जल्दी वेस्ट बंगाल बन जाएगी और वेस्ट बंगाल के बाद में कश्मीर बनने में इनको टाइम नहीं लगेगा और फिर वही बोर्ड लगने शुरू हो जाएंगे कि ये मकान बिकाऊ है, ये जमीन बिकाऊ है, ये घर बिकाऊ। तो ये जो है ना बहुत भयावह स्थिति हम लोगों की आ गई है इसमें करने के लिए। और उसके बाद में जब अगर हम उसमें देखिए, एक चीज मैं और बताती हूँ कि मुस्लिम्स का ये चीज मुझसे पॉइंट एक छूट गया है, जो मुस्लिम्स होते हैं उनके पास में पैसा कहाँ से आता है? ये जो इतने सारे मस्जिदें, इतने सारे मदरसे जो एकदम से मशरूम की तरह क्रॉप अप कर गए हैं, इनको बनाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? क्यों? क्योंकि अगर हम ये देखते हैं ना कि मुसलमान एक नॉर्मल, मैं वेल टू डू मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, उनकी पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत छोटी सी उनका परसेंटेज है। वो मुसलमान जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास जो है रहने के लिए प्रॉपर घर नहीं है, जिसके पास एजुकेशन के नाम पे जीरो है, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उनको आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? इनके पास पैसा आता है 3 तरीके से। और मदरसों का जो एक जिसको कहते हैं ना प्रेम है, या मस्जिदों का जो प्रेम है ना, ये इन क्लास में ज्यादा नजर आता है। और ये पैसा जो इनको मिलता है हर साल, क्या होता है ना, एक जकात होती है। ये पैसे इनको जकात क्या होता है कि जैसे जो रिच लोग हैं वो अपनी जमीन का या अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दान कर देते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर पॉपुलेशन, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रिलीजियस पॉपुलेशन। तो जकात के थ्रू इनको मिलता है। उसके बाद में फितरे भी ईद के टाइम पे जो लोग रोजे रखते हैं उनको वो गिफ्ट दिया जाता है कि भाई हम आपको अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं, और क्योंकि आपने रोजे रखे और सक्सेसफुली आपने रोजे रखे। फिर तीसरा आता है बकरीद पर जो बकरों की कुर्बानी दी जाती है, उसकी जो खाल आती है वो सारी इन मदरसों को दी जाती है। और मालूम है आपको, इन जो खाल है और ये जो पैसे हैं, इनसे बहुत सारा इनसे करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। दिल्ली में एक जकात फाउंडेशन है, ये उसका हेडक्वार्टर है, और वहां का उनका जो काम है, जकात फाउंडेशन का जो काम है, उनका सिर्फ ये बताना है मस्जिद कहाँ बनेगी, मदरसे कहाँ बनेंगे, कितने पैसे चाहिए, वो पैसे हम आपको देंगे। तो ये हर साल करोड़ों रुपए इनके पास में ऐसे इकट्ठे होते हैं। और ये कैसे यूज करते हैं? ये यूज करते हैं सिर्फ इन चीजों के लिए कि भाई इनका जो रिलीजन तो मैं नहीं बोलूंगी इनका, लेकिन जो पढ़ाई करने का जो अड्डा है, इनका जो जा करके नमाज पढ़ने के बाद में जो इनकी मीटिंग्स होती हैं, वहां पे जो जिस तरीके का इन लोगों का जगह होती है, वो कैसे बनेंगे? ऐसे तो बिना पैसे के नहीं बन सकते ना, उसमें पैसा चाहिए होता है। तो ये पैसा मिलता है इन लोगों को जकात फाउंडेशन से। इनका एजेंडा क्या है? इस्लाम की ताकत का विस्तार करना, जितना ज्यादा इस्लाम फैल सकता है। और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था मनविंदर जी, ये जो चीजें होगी ना, ये गजवा हिंद से बढ़कर के आगे हो रही है। पूरा यूरोप इस समय ना वो करहा रहा है, जर्मनी करहा रहा है, यूके करहा रहा है, इंग्लैंड करहा, लंदन की आप हालत देखिए, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड जिसको बोला जाता था, जिसको फैशन वर्ल्ड बोला, फ्रांस की आप हालत देखिए क्या इन्होंने कर दी है। तो सब जगह करहा रहे। और यहाँ पे मैं बोलूंगी कि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हेमंत बिस्व शर्मा है यहाँ पे, और देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे है, जिनकी वजह से आज हम लोगों को इनके बारे में पता चल रहा है कि क्या ये लोग कर रहे हैं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है इन लोगों का। वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात अगर मैं करती हूँ तो थोड़ा सा एक रिवीजन उनका भी हो जाता है। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों जगह पास हो गया था, और लोकसभा में 288 एमपीज ने इसका सपोर्ट किया था और 232 अपोजिशन में थे। राज्यसभा में 128 इसके फेवर में थे और 95 अपोजिशन में थे।
5 अप्रैल को प्रेसिडेंट मुर्मू ने इसको अप्रूव कर दिया था और इसको एक लॉ बनाने की शक्ल देती थी, लेकिन याचिकाएं आई और मैं तो ये बोलूंगी सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग है मनविंदर जी, और लोग पुश्ते उनकी खत्म हो जा रही है, वहां पे जाने के लिए बेचारे तरस जाते हैं कि एक डेट हमारी लग जाए। और यहाँ पे ये लोग कपिल सिब्बल हैं और उसके बाद में मनु सिंघवी हैं, ये लोग पहुंच जाते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी लोग पहुंच जाते हैं याचिकाएं लेकर के। ओवैसी हैं, ओवैसी के बारे में एक बात मेरे ख्याल से शायद लोगों को नहीं पता है कि आज तक ओवैसी ने कभी भी कोर्ट में जाकर के कोई जिरह नहीं किया है। उनका जो लॉयर होता है, उनका जो हेल्पर होता है, वो जाकर के जिरह करता है। उनकी याचिका लगी और आज उनकी याचिका सबसे पहले सुनी जाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास भी इतना सारा समय है, इमीडिएटली रात में 3 बजे भी वो सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है टेररिस्ट लोगों के लिए, और जो माता सोनिया है उनके आंसू निकल आते हैं। लेकिन माता सोनिया के आंसू जो है, जब पहलगाम में जिस तरीके का जेनोसाइड हुआ है, एक खबर नहीं आई है, एक ट्वीट नहीं आया है, एक चिंदी सी एक लाइन भी अगर कहीं पे मैंने पढ़ी तो मैंने नहीं पढ़ी है कि सोनिया माता के आंसू निकले होंगे कि वहां पे किस तरीके से एक बिल्कुल नव विवाहित जोड़ा था जो वहां पे हनीमून मनाने के लिए गया था, उनको मार दिया गया वहां पे। सिर्फ किस लिए? ये पूछ करके कि आप कलमा पढ़ना आता है, नहीं आता है, हिंदू, हाँ शूट। तो ये एक ना मजाक चल रहा है, और जिस तरीके से ना इन लोगों ने एक ना मजाक बना के रख दिया हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के लॉ का भी, और सुप्रीम कोर्ट का मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और उनको समझ में आ जाएगा, नहीं तो मेरे ऊपर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लखनऊ से दिल्ली भाग भाग के मैं कोई केस लड़ूं या कुछ मैं कर लूं। तो हमारे दर्शक बहुत समझदार है, वो समझ जाएंगे। और उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि वक्फ बोर्ड का क्या वो है ना, एक रुमाल आपने कहीं पे रख दी, और ये दांत है ना, इनको कांग्रेस ने दिए थे। 2013 तक इनके जो दांत इतने पैने कर दिए गए थे कि फटाफट 116% इनकी जमीन बढ़ गई कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में। कैसे? तो अब ये समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब खड़ा होगा, क्योंकि हमारा देश बहुत मुसीबत से गुजर रहा है। हमारे देश को इस समय एक 3rd पिलर है, उसकी भी जरूरत है, और 4th पिलर जो हमारी प्रेस है उसकी भी जरूरत है। हम लोग हैं, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग अपने देश के लिए खड़े हुए हैं। सनातन की भी बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगी, हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले आता है। हम खड़े हुए हैं क्योंकि हमारे देश अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा हिंदू होना बेकार है, हमारा सनातनी होना बेकार है, हम रहेंगे ही नहीं। तो इस समय सबको साथ मिलकर के चलने की जो बात है, और वक्फ बोर्ड का आज जो है देखते हैं कि क्या उसका डिसीजन आता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टीज हैं जो साथ में मिल गई हैं और इस बिल के अगेंस्ट में खड़ी हुई हैं। उसमें अगर मैं YSR की पार्टी है वो मैं बोल देती हूँ, अली इनका जो ओवैसी की जो पार्टी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पड़क है, वाम दल के जितने सारे वो है मुस्लिम संस्थाएं, और तो और एनजीओ जिनका कोई काम नहीं है भैया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको क्या जरूरत है अपनी टांग अड़ाने की, मगर ये लोग भी आके अपनी टांग अड़ा रहे हैं। और अब जो है मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज अभी सुबह हो रही है, दोपहर तक हम देखते हैं क्या होता है, शाम तक क्या होता है, क्या डिसीजन आता है। वक्त के ऊपर हमारी सबकी नजर है जी। आपकी बात सुन करके, समझ करके मुझे 2-3 चीजें दिमाग में आ रही हैं, मैं वो भी शेयर करना चाहूंगी। एक तो कलमा, मदरसा, वक्फ। कलमा वो वाला जो वहां पे उन्हें कहा था पढ़ के सुनाओ, जिन्होंने नहीं पढ़ा, राइट, शूट कर। एंड दिस मदरसा एंड वक्फ, ये सब आपस में मिले हुए हैं। एग्जैक्टली मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था ना कि इस समय हमारे जो मतलब ये जो आज हम वीडियो कर रहे हैं वो हम एक सेग्रीगेट नहीं कर सकते। ये तीनों चीजें मिक्सअप है, तीनों चीजें मिली हुई हैं और एक चीज को लेकर के है जी, अपने रिलीजन का विस्तार करना, अपने रिलीजन का डर दिखाना, अपने रिलीजन का ये दिखाना कि तुम कुछ भी नहीं हो। आज हमको ये चीजें पता चल रही हैं, क्यों? क्योंकि अगर ये पहलगाम नहीं हुआ होता तो वो पाकिस्तानी खातूने, पाकिस्तानी मोहतरमा और वो 12, 14, 15 बच्चे हमको नहीं पता लगते। अटारी बॉर्डर पे ये लोग को जिस तरीके से खदेड़ा गया है हमको नहीं पता लगता। और कमाल मालूम है मनविंदर जी क्या है? ये 48 आवर्स का कमाल है। ये
जो 48 घंटे, भले ही बाद में 30 अप्रैल तक डेट बढ़ा दी गई और आज भी जो कुछ डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये उसका है। अगर इनको ज्यादा टाइम दिया गया होता ना तो ये चीजें जो दीमक है बाहर निकल के नहीं आती। अभी भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जो छुपे बैठे हुए हैं, उनको निकलना बाकी है। लेकिन एक जैसे ना भेड़ होती है ना, भेड़ निकल के एक साथ बाहर निकल के आती है, अब दरवाजा खोलिए और भेड़ें बाहर आ जाती हैं। एग्जैक्टली वही चीज हुआ है, वो 48 आवर्स में हुआ है। तो इसलिए मैं तो थैंक्स बोलूंगी अमित शाह जी की जो चाणक्य नीति है, मोदी जी ने जिस तरीके से, जिस विजन से काम किया है, और वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा विपक्ष है ना, वो कह रहा है कि भाई आप अटैक क्यों नहीं कर रहे? अरे क्यों करें अटैक भाई? मोदी जी अगर बिना अटैक किए एक देश को घुटने पर ला सकते हैं तो मोदी जी को कोई शौक थोड़ी ना है कि हमारे जो इतने वीर जांबाज जो बैठे हुए हैं उनकी शहादत दे दे। क्यों दे? नंदिता जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मोदी जी ने वो काम कर दिया है कि बिना युद्ध के ही, वहां पर तो इतनी अफरा तफरी मची हुई है, वहां के जनरल, वहां के पुलिस ऑफिसर, अफसर जो है वहां के, सबकी कहिए कि मतलब हालत खराब है, सब छिपे हुए बंकरों में। और वहां की जो जनता है, देखिए वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति इस समय हो रही है। तो ये क्यों हुई है? क्योंकि सब जगह से, सब तरफ से उनकी सप्लाई चेन जो है काट दी गई है। तो युद्ध से पहले जो एक्शन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, मैं समझती हूँ कि वो दैट इज फैंटास्टिक। जी, आपने मेरे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला और उन्हें कई मुद्दों पे महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।